हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। इससे पहले हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो। तो चलिए क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इशू टू बी एड्रेस्ड अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं आता, ठीक है, वो हमें बताना है इसमें, ठीक है, नोट है इसमें। ऑप्शन है चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमारे डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, तो आप फिर आंसर इसका इजीली पता लग जाएगा। हमारे 8 डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, MDG शॉर्ट फॉर्म है। पहला क्या है, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बी अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। 4 है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बाल मृत्यु दर की कमी करनी है। 5 है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो माता है उनके हेल्थ का इम्प्रूवमेंट लानी है, जो भी जन्म देने में जब मैटरनल हेल्थ होता है वो। और C है कॉम्बट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़ के खिलाफ लड़ाई करनी है, उनसे लड़ना है या किस तरीके से उनको ख़त्म करना। 7 में है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो पर्यावरणीय स्थिरता है वो लानी है। और 8 है हमारा डेवलपमेंट एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, कि हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप की जो दुनिया में हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट में किस तरीके से हो। और पहला था एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो बहुत ज़्यादा मुझे कह सकते हैं कि जो हमारी पॉवर्टी और जो हंगर जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही है उनको कम लानी है उसमें, ठीक है, और अचीव करना है प्राइमरी एजुकेशन का गोल। तो ये 8 हैं इसमें। तो इनमें से आप देख रहे हो कौन सा इसमें से हमारा नहीं है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है था है ये नहीं, ऑप्शन तो है। प्राइमरी एजुकेशन भी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी है, और तो ऑप्शन क्या हुआ, C इज़ द राइट आंसर। तो C जो है वो नहीं, इसमें इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। ये है एसरेशन और रीज़न का। एसरेशन है इन द कंटेम्पररी इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स आर प्रेफर्ड ओवर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स, यानी कि जो बड़े जल विद्युत संयंत्रों की तुलना में छोटे जल विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इन्होंने रीज़न क्या दिया इसका, कि क्यों दे रहे हैं इसकी प्राथमिकता हम, कि जो हमारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स लग रहे हैं। रीज़न दिया इन्होंने कि इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट इज़ लेस कैपिटल इंटेंसिव कंपेयर टू ए लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, कि बड़े जल विद्युत संयंत्र की तुलना में छोटे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना में कम पूंजी लगती है। इन्होंने रीज़न क्या दिया ये। तो अब देखते हैं पहले कि मेरे ऑप्शन है। अब पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इधर ही है इसकी एक्सप्लेनेशन। ये है एक्सप्लेनेशन है कि स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्लांट्स आर लेस डैमेजिंग टू द एनवायरमेंटल एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्लांट्स बट इट्स कैपिटल इंटेंसिव। इसमें क्या कहा है कि इन्होंने कि जो हम क्यों लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जो हमारे जल विद्युत संयंत्रों को, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को बड़े जो हमारे लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स की बजाय हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसको दिया जा रहा है। खर्चा इस पे होता है, कम होता है, लेकिन रीज़न ये नहीं है कि कम खर्चे के कारण इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। रीज़न ये है कि हमारे इन्वायरमेंट को ये कम नुकसान कर रहा है। तो अब है ऑप्शन बोथ ए और आर करेक्ट, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए और आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट। दोनों में नोट लिख दिया, सॉरी। एक में आएगा कि वो करेक्ट है, ये दूसरे में आएगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। डी है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा कि करेक्ट दोनों हैं, लेकिन इसकी सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, इसकी वजह से हम नहीं करते। तो नोट हमारा इसमें है, तो ये रहा हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38। As in now, which of the following is leading country in wind energy based electricity generation? पवन ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? इंडिया, चाइना, फ्रांस, डेनमार्क। तो चाइना,
उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी और फिर है इंडिया। मैंने सिक्वेंस लिख दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ऑप्शन तो आएगा चाइना, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो अग्रणी देश है हमारा वो है चाइना। तो चाइना में मैंने इसके लिख दिया कि चाइना कितनी कर रहा है 221 गीगावाट, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 96.4 गीगावाट और जर्मनी 59.3 गीगावाट और इंडिया 35 गीगावाट। तो ये ठीक है। अब पढ़ते हैं कि कैसे चाइना इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 221 गीगावाट एंड इज द लीडर इन विंड एनर्जी विद द ओवर ए थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी, कि संसार की जो वर्ल्ड की 1/3 जो हम कह सकते हैं तीसरा हिस्सा, जो 1/3, ठीक है, वो कौन सा कर रहा है, चाइना, ठीक है। It has the world largest onshore wind farm with a capacity of 7,965 megawatt, which is the 5 times larger than its nearest rival. जो भी इसके nearest rival जो भी इनके प्रतिद्वंदी हैं उनसे 5 गुना ज़्यादा। द US कम सेकेंड विद 96.4 गीगावाट ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सेकंड है। तो कई बार सेकंड पूछी, मैंने इसलिए ऑप्शन लिख दिया है कि फर्स्ट पे चाइना है, फिर अमेरिका है, थर्ड पे जर्मनी है और इंडिया है। तो फर्स्ट पे हमारा चाइना। नेक्स्ट, विंड एनर्जी क्या होती है, हमारे विंड जो पावर प्लांट है या उनकी एनर्जी वो क्या होती है। विंड पावर और विंड एनर्जी इज़ द यूज़ ऑफ विंड टू प्रोवाइड मैकेनिकल पावर थ्रू विंड टर्बाइन टू टर्न इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, की विंड एनर्जी के द्वारा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, जनरेट की जाती है। विंड पावर इज़ अ पॉपुलर सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर that has a much smaller impact on the environmental compared to burning fossil fuels, कि जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल से जितना हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है उससे काफ़ी कम नुकसान होता है विंड पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ठीक है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेजिडेंटल एरिया इन इंडिया, क्योंकि हमारा जैसे कॉमर्शियल एरिया का, रेजिडेंशियल एरिया का अलग अलग हमारा डेसिबल एक बनाया गया है कि हाँ जो नॉइज़ पोल्यूशन का, ठीक है, नॉइज़ स्टैंडर्ड का। तो वो क्या है डे टाइम में, इन्होंने पूछा रेजिडेंटल डे टाइम का, ठीक है। 75 डेसिबल, 65 डेसिबल इस 55 dB या 50, ठीक है। तो अब आप पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप आंसर इसका फाइंड कर लोगे। CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म है, has laid down the permissible noise level in India for different area, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इसको किया गया है। द परमिसिबल, जो परमिसिबल होता है जो सही, मतलब कि जितना हो सकता है, जो सही हम मान सकते हैं इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द परमिसिबल लिमिट ई 75 dB फॉर द डे टाइम एंड द 70 dB एट नाइट, ये है। लेकिन अब ये क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग, जैसे कॉमर्शियल में क्या है, ध्यान रखना, अगर कॉमर्शियल आ जाए तो 65 dB डे है और 55 dB डेसिबल है जो वो नाइट का है, ठीक है। वाइल हमें क्या पूछा गया, हमें कॉमर्शियल नहीं पूछा गया, हमें रेजिडेंशियल पूछा गया है। अब इसमें देखते हैं हम, इट इज़ 55 डेसिबल एंड 45 डेसिबल ड्यूरिंग डे नाइट, कि जो 55 है वो डे का होगा और 45 जो होगा नाइट का। तो हमें क्या ऑप्शन पूछा गया था रेजिडेंशियल में, डे टाइम का, तो हमारा ऑप्शन ये होगा 55 जहाँ भी होगा, एंड नाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एडिशनली देयर इज़ ए कॉल्ड साइलेंट जोन, साइलेंट जोन कहा जाता है किसको, विच इंक्लूड, साइलेंट जोन हम उस एरिया को मानते हैं जहाँ पर स्कूल कॉलेज स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इन सब में साइलेंट जोन उसमें थोड़ा कम रखा गया है डेसिबल, ठीक है। विच इंक्लूड्स एरिया दैट लाई विद इन 100 मीटर्स, कि 100 मीटर तक ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ स्कूल्स कॉलेज हॉस्पिटल एंड कोर्ट। द परमिसिबल नॉइज लिमिट इन दिस जोन, इस जोन में क्या लिमिट है तो भी ध्यान रखना, 50 तो है डे टाइम में और 40 डेसिबल है ड्यूरिंग नाइट में। तो हमारा तो हमें पूछा गया था कॉमर्शियल, लेकिन मैंने सबका बता दिया कॉमर्शियल में क्या है, और जो हॉस्पिटल जो भी हमारा साइलेंट जोन जिसको माना जाता है उसमें क्या है, और हमारा हमें पूछा गया है रेजिडेंशियल एरिया में। तो 55 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 55 है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्री। डिक्रीजिंग ध्यान कई बार हम भूल जाते हैं, इंक्रीजिंग नहीं पूछा हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है, जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान। ऑप्शन है, अब मैं लिख दिया है, हमें कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने कई कंट्रीज लिख दिया, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही आए। तो सबसे पहले चाइना कितना कर रहा है? 27.8%, यूएसए 50.2%, उसके बाद है इंडिया, फिर है रसिया, फिर है जापान, फिर है जर्मनी, उसके बाद है साउथ कोरिया, फिर ईरान, फिर सऊदी अरबिया और फिर कनाडा। अब देखते हैं, चाइना का बताया मैंने 27.8 और यूएसए 50.2%, इंडिया का है 7.3%, रसिया 4.6%, जापान का 3.4% और जर्मनी 2.1%, साउथ कोरिया 2.1%, ईरान है 1.9% और सऊदी अरेबिया है 1.7% और कनाडा 1.6%। तो ये था, मैंने सीक्वेंस दे दिया, क्योंकि कई बार कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें इंक्रीजिंग भी पूछा जा सकता है, तो इंक्रीजिंग आप नीचे से लगा लो, जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आ गया तो जापान, रसिया, तो आपको नीचे से देखना है, अगर वो डिक्रीजिंग में आ गया तो उस तरीके से। तो हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा? चाइना, फिर होगा यूएसए और फिर होगा सबसे पहले चाइना। बी कहाँ पर है? ये रहा बी, और फिर है उसके बाद सी, क्योंकि उसके बाद है यूएसए, राइट, उसके बाद था हमारा इंडिया और फिर है जापान। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।